प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम जो ये पेपर कर रहे हैं, ये पेपर है हमारा टेंथ क्लास का एसएसटी का पेपर है ये। और ये कब हुआ था? ये हुआ था सितंबर 2025 में। सितंबर 2025 का ये पेपर है। और इसको सीबीएसई ने जो मार्किंग स्कीम डाली हुई है वो है ये। तो इसका हम चलो 21वां क्वेश्चन करते हैं। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक मल्टीपल चॉइस आते थे। अब तो आगे तो अभी जो एग्ज़ाम होगा 26 के अंदर 2026 में, उसमें तो हिस्ट्री का पार्ट अलग कर दिया है, सिविक्स का अलग कर दिया है, जियोग्राफी का अलग कर दिया है और इकोनॉमिक्स का अलग कर दिया है। लेकिन पहले सारे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 से 20 तक वो सारे इकट्ठे आते थे, लेकिन अब 2026 के अंदर अलग अलग आएंगे। चलिए इसको करते हैं हम। क्या कहता है? आपसे पूछ रहा है कि 16वीं शताब्दी में जो व्यापार था, व्यापार के परिवर्तन का यूरोप और अमेरिका के लोगों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा। स्पष्ट करना आपने कि 16वीं शताब्दी में जो व्यापार में परिवर्तन हुआ उसका यूरोप और अमेरिका के लोगों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा, स्पष्ट करना आपने। तो आंसर क्या है? आंसर है कि 16वीं शताब्दी में अमेरिका की विशाल भूमि, क्योंकि आपको पता है अमेरिका की खोज कब हुई? अमेरिका की खोज हुई 1492 में। 1492 में कोलंबस ने की थी अमेरिका की खोज। तो 16वीं शताब्दी में अमेरिका की विशाल भूमि, प्रचुर फसलें, वहाँ की एक तो विशाल भूमि मिल गई। यहाँ अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों ही है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों ही जो महाद्वीप है, दोनों का मतलब ही यहाँ पे अमेरिका है। तो अमेरिका की जो विशाल भूमि है, अब दोनों महाद्वीपों को आप देखिए कितना बड़ा क्षेत्र बन जाता है, और वहाँ की प्रचुर फसलें और खनिज, इन्होंने हर जगह व्यापार और जीवन में बदलाव आरंभ कर दिया। तो हमारा पहला पॉइंट बनेगा कि 16वीं शताब्दी में अमेरिका की जो विशाल भूमि थी, वहाँ की जो प्रचुर फसलें थी और खनिज थे, उन्होंने हर जगह व्यापार और जीवन में बदलाव आरंभ कर दिया। दूसरा हमारा पॉइंट क्या बनता है? दूसरा बनता है कि साधारण से आलू के इस्तेमाल, आज हम रोज़मर्रा के जीवन में आलू का कितना यूज करते हैं, सब्जी में और आपकी जो नमकीन होती है उसके अंदर, हर जगह आलू का यूज होता है। तो कहता है साधारण से आलू के इस्तेमाल से यूरोप के गरीबों की जिंदगी में आमूल रूप से बदल गई। जो गरीबों की जिंदगी थी आमूल रूप से बदल गई, क्योंकि उन्हें एक ऐसी फसल मिल गई, एक ऐसा साधन मिल गया जिसको खा के वह एनर्जेटिक हो सकते थे, जिससे उनके शरीर को ऊर्जा मिलती थी। उससे पहले जो यूरोप के गरीब लोग थे, जो और महंगी चीज़ें नहीं खा सकते थे, उनके जीवन में काफ़ी संकट था। लेकिन जब से आलू आया तो उनके जीवन में आमूल रूप से बदल गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आयरलैंड के अंदर एक अकाल पड़ा था, आलू की फसल खराब हो गई जिसके कारण, और उस आलू की फसल खराब होने से ही लाखों लोग मृत्यु के आक्रोश में चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, सिर्फ एक आलू की फसल खराब होने से। इसलिए साधारण से आलू के इस्तेमाल से यूरोप के गरीबों की जिंदगी आमूल रूप से बदल गई। नेक्स्ट क्या कहता है? कहता है वर्तमान पेरू और मेक्सिको, जो अमेरिका महाद्वीप के देश हैं, पेरू और मेक्सिको। पेरू तो आपको पता है दक्षिण अमेरिका के अंदर है, मेक्सिको उत्तरी अमेरिका में। वहाँ की जो खदान थी, खादान खास करके चांदी की खदान, वहाँ से प्राप्त होने वाली कीमती धातुएं, विशेष रूप से चांदी ने यूरोप की संपत्ति को बढ़ा दिया। यूरोप की संपत्ति को बढ़ा दिया, क्योंकि यूरोप के लोग ही वहाँ सबसे पहले पहुँचे थे अमेरिका में। तो इन्होंने वहाँ से जब चांदी मिल गई तो यूरोप की संपत्ति बढ़ गई और एशिया के साथ व्यापार के लिए धन उपलब्ध करवाया। अब इससे पहले क्या दिक्कत थी? यूरोप महाद्वीप के पास आयात करने के लिए तो बहुत कुछ था, आयात तो बहुत कुछ करते थे वो, लेकिन उनके पास बदले में देने के लिए चीज़ें नहीं थी। लेकिन जब अमेरिका की खोज होगी तो अमेरिका से क्या आई? चांदी आई, और इसी चांदी के बदले में उन्होंने एशिया महाद्वीप के साथ जो व्यापार किया, वहाँ से उन वस्तुओं के बदले में चांदी दी। तो यही चांदी कहाँ पहुँच गई? एशिया में पहुँच गई व्यापार के माध्यम से। पुर्तगालियों और स्पेनिशों ने अमेरिका को पराजित किया। जो पुर्तगाल के लोग थे और स्पेन के लोग थे, उन्होंने अमेरिका को पराजित किया और अपना उन्हें गुलाम बनाया, अपना उपनिवेश बनाया। और इसमें खास पहलू देखिए, आप अगले ही पॉइंट में देखेंगे आप, स्पेनिश विजेताओं के साथ आए
चेचक जैसी जो कीटाणु थे, चेचक जैसी बीमारी के जो कीटाणु थे, उन्होंने अमेरिका में विभिन्न समुदायों को भारी नुकसान ही नहीं पहुंचाया, बल्कि उनका पूर्ण रूप से सफाया ही कर दिया। क्यों? क्योंकि स्पेन से जो लोग आए उनके शरीर में चेचक से लड़ने की प्रतिरोधी क्षमता विकसित थी, उनका शरीर तैयार था उस बीमारी से लड़ने के लिए। लेकिन जो अमेरिका के लोग थे वो तो बहुत लंबे टाइम से अनटच थे संसार के दूसरे भागों से, इसलिए जब स्पेनिश लोग वहाँ गए और उनके साथ चेचक की बीमारी गई तो स्पेनिश ने तो अपना बचाव कर लिया था, क्योंकि उनके पास तो दवाइयाँ थी, उसका इलाज था। लेकिन अमेरिका के लोगों की ना तो बॉडी तैयार थी, ना तो उनकी फिजिकली वो तैयार थे, और ना ही उनके पास कोई इलाज का साधन था। इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ। अमेरिका के जो आदिवासी थे, बड़े बड़े समुदाय जिसकी भारी जनसंख्या, काफ़ी जिनकी जनसंख्या थी, उसका सफाया हो गया। तो ये 5 पॉइंट इन्होंने हमने यहाँ डिस्कस किया है। क्या क्वेश्चन था, दोबारा देख लीजिए कि 16वीं शताब्दी में व्यापार के परिवर्तन का, जो व्यापार में चेंजेस आया, उससे यूरोप अमेरिका के लोगों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा। तो हमने पहला पॉइंट किया कि 16वीं शताब्दी में जो अमेरिका की विशाल भूमि थी, प्रचुर फसलें थी और खनिज थे, उन्होंने हर जगह व्यापार और जीवन में बदलाव आरंभ कर दिया। दूसरा पॉइंट किया, साधारण सा आलू, जो आलू का इस्तेमाल हुआ यूरोप में, उससे यूरोप के गरीबों की जिंदगी में आमूल परिवर्तन आया, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। तीसरा, वर्तमान पेरू और मेक्सिको की खदानों से प्राप्त होने वाली जो कीमती धातुएं थी, खास करके चांदी, तो वो उसने यूरोप की संपत्ति को बढ़ा दिया, और अब यूरोप के पास एशिया से व्यापार करने के लिए, देने के लिए चांदी हो गई, और वही चांदी फिर एशिया पहुंची। पुर्तगालियों और स्पेनिशों ने अमेरिका को पराजित किया और अपना गुलाम बनाया, उसे अपना उपनिवेश बनाया। स्पेनिश विजेताओं के साथ आए चेचक जैसे बीमारी के जो कीटाणु थे, उन्होंने अमेरिका में विभिन्न समुदायों को भारी नुकसान पहुंचाया। तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 22वां जो आया था, भारत में महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? ये महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा है कि जो महिलाओं को सशक्तिकरण कैसे हुआ भारत के अंदर, महिला जो सशक्तिकरण है उसको बढ़ाने के लिए कोई 2 उपाय आपने बताने हैं कि कौन कौन से उपाय सरकार के द्वारा किए गए हैं या किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला तो क्या किया है कि राजनीतिक संस्थाओं में, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं हमारी, चाहे वो लोकसभा है, राज्यसभा है, या और हमारी जो निचले स्तर पे, उनमें प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए। हालांकि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं है, ये बात ध्यान रखें आप, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं है अभी तक भी। जो हमारी राजनीतिक संस्थाएं हैं निचले स्तर पे तो है, लेकिन जो लोकसभा और राज्यसभा है वहाँ पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित अभी तक नहीं है। तो सबसे पहले तो क्या है कि राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, ये पहला उपाय है। कहता है 2 उपाय सुझाने आपने बताने हैं कि भारत में महिलाओं को सशक्त, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनके अंदर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरा, उनकी कानूनी स्थिति को, उनकी जो कानूनी स्थिति है उसको मजबूत किया जाना चाहिए। अब कानूनी स्थिति यदि मजबूत होगी महिलाओं की तो नेचुरल रूप से वो आगे बढ़ पाएंगी, उनका हिस्सा सुनिश्चित हो पाएगा, उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। तो दूसरा है उनकी कानूनी स्थिति को मजबूत करना। तीसरा, उनके लिए शिक्षा और नौकरी, शैक्षिक और नौकरी के अवसरों की उपलब्धता में सुधार करना, क्योंकि पढ़ी लिखी होंगी तो नेचुरल रूप से आगे बढ़ेगी, और यदि नौकरी मिल जाती है तो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं, सशक्त हो जाते हैं। तो इसलिए हमें शैक्षिक और नौकरी के अवसरों की उपलब्धता में सुनिश्चित करना चाहिए, उनको सुधार करना चाहिए, उनकी भागीदारी को बढ़ाना चाहिए। जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता सुनिश्चित करना, ये बहुत जरूरी है। तो 4 पॉइंट बताए हैं। पहला क्या है? राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। दूसरा, कानूनी स्थिति को मजबूत करना। तीसरा, शैक्षिक और नौकरियों के जो अवसर हैं उनकी उपलब्धता में सुधार करना। और चौथा है जीवन के सभी क्षेत्र, चाहे वह राजनीति का है, सामाजिक है, सभी क्षेत्रों में समानता सुनिश्चित करना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि निम्नीकरण। जो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, जो धीरे धीरे भूमि की क्वालिटी गिर रही है, मृदा की जो क्षमता कम हो रही है, उसके
कम करने के उपाय सुझाने आपने, जिससे भूमि निम्नीकरण को रोका जा सके। सबसे पहला पॉइंट तो क्या है? वनीकरण। देखिए, वन लगाना, पेड़ों को लगाना, ये तो कई समस्याओं का समाधान है, कई समस्याओं का, चाहे वो जलवायु परिवर्तन है, चाहे बढ़ता हुआ ग्लोबल वार्मिंग है। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट इसने बताया वनीकरण, वनों को लगाना, वन लगाना, पेड़ लगाना। पेड़ लगाएंगे, पेड़ों की संख्या बढ़ेगी तो भूमि निम्नीकरण अपने आप सही होगा उससे। तो दूसरा क्या कहता है? पेड़ों की रक्षक मेखला बनाना। बात वही है, वनीकरण, वनों के ऊपर ध्यान देना, वनों की रक्षा करना, पेड़ लगाना। तो पेड़ों की रक्षक मेखला बनाना, एक श्रृंखला बनाना। अति पशुचारण पर नियंत्रण, जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है, यदि बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे बार बार पशुओं को चराया जाएगा तो कुछ तो घास को खा जाएंगे और साथ में उनके पाँव से घास कट जाती है, जिसके कारण वहाँ बिल्कुल घास खत्म हो जाती है। तो अति पशुचारण पर नियंत्रण करना चाहिए, जिसके कारण घास फूस वहाँ होगा तो भूमि निम्नीकरण कम होगा। जो शुष्क क्षेत्र हैं उनमें रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर शिथिल बनाने की प्रक्रिया की जानी चाहिए। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करना चाहिए, चाहे जमीन खेतीबाड़ी के अधीन है या नहीं है, बंजर है, बेकार पड़ी है, वैसे ही है, उसके ऊपर भी हमें पौधे लगाने चाहिए, उसका भी प्रबंधन करना चाहिए, उसके भी निम्नीकरण को रोकना चाहिए। खनन गतिविधियों पर नियंत्रण, ये बहुत बड़ी समस्या है, खनन गतिविधियाँ, क्योंकि आजकल सारा सिस्टम आपको पता है अर्थतंत्र से जुड़ा हुआ है, पैसे से जुड़ा हुआ, धन से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि देश, जलवायु क्या होगा उनका, नहीं, अपना मुनाफे के लिए, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए खनन गतिविधियाँ धड़ल्ले से होती है। तो खनन गतिविधियों पर नियंत्रण लगाना चाहिए, सरकार के द्वारा ये प्रयास किए जाने चाहिए। और कुछ जो सामाजिक संस्थाएं हैं कोशिश भी करती है और ज़्यादा लोगों को जागरूक होना चाहिए, ताकि अपने अपने क्षेत्र में, हम ये सोचें कि सरकार सभी जगह देख रेख कर लेगी, नहीं हो पाएगा। हमें भी साथ मिलकर चलना होगा, हमें भी इन गतिविधियों पर ध्यान रखना होगा, ताकि खनन गतिविधियों को हम उसकी शिकायत करें। शिकायत करेंगे तो सिस्टम, व्यवस्था जागेगी, ऊपर तक आवाज़ जाएगी आपकी। तो खनन गतिविधियों पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। और जो भी औद्योगिक जल होता है, गंदा जो जल होता है उद्योगों से जो निकलता है, उसका परिष्करण का मतलब उसको शुद्ध करना, शुद्ध करने के पश्चात ही उसका विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन का मतलब उसको कहीं नाले में, नदी में डालना चाहिए, चाहे अंडरग्राउंड धरती के अंदर भी डाल रहे हैं तो भी पहले उसका क्या करना चाहिए? परिष्करण करना चाहिए, औद्योगिक जल का परिष्करण। इससे भूमि निम्नीकरण रुकेगा। तो भूमि निम्नीकरण के लिए हमने यहाँ पे 7 पॉइंट डिस्कस किए हैं। सबसे पहला कौन सा किया है? सबसे पहला किया है वनीकरण, दूसरा किया है पेड़ों की रक्षक मेखला बनाना, अगला क्या किया है? अति पशुचारण पर नियंत्रण। वनीकरण, पेड़ों की रक्षक मेखला बनाना और अति पशुचारण पर नियंत्रण। शुष्क क्षेत्रों में जो रेतीले टीले हैं उनके कांटेदार झाड़ियां लगा के शिथिल बनाने की प्रक्रिया, ताकि वो टीले वहीं पे रहे, आगे वो मरुस्थल ना बढ़े। कांटेदार झाड़ियां लगा देंगे तो रेत आगे नहीं जाएगी, तो मरुस्थलीकरण नहीं होगा, वो वहीं तक रुक जाएगा जहाँ पे है। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करना चाहिए। खनन गतिविधियों पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। और जो भी औद्योगिक जल होता है, जो उद्योगों से, कारखानों से निकलने वाला गंदा हो जाता है जो पानी, उसको परिष्करण के पश्चात ही विसर्जन किया जाना चाहिए उसका। तो ये था हमारा भूमि निम्नीकरण को रोकने के सुझाव, उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये उसी से मिलता जुलता है। वहाँ पे भूमि था, यहाँ पे मृदा है, बात वही की वही है लगभग। मृदा अपरदन को कम करने की, जो मृदा है, जो मृदा का कटाव होता है, उसको कम करने के उपाय पूछ रहा आपसे, कि जो मृदा है उसको कम करने के, अपरदन, मृदा का जो कटाव होता है, ऊपर की जो परत होती है, उपजाऊ परत होती है मृदा की, मिट्टी की जो उपजाऊ परत होती है मृदा, उसको कम करने के उपायों की व्याख्या करनी है। सबसे पहले क्या कहता है? जो ढाल वाली भूमि है उस पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। अब आप देखोगे, मान लीजिए यहाँ पे एक टीला है, ऐसे ऐसे टीला है एक। अब यदि इसके आप समानांतर जुताई करोगे, ऐसे 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 करके करोगे, तो क्या होगा कि एकदम जब बारिश आएगी, ज़्यादा पानी आएगा तो पानी नीचे नहीं आएगा, वो धीरे धीरे आएगा। और एक आप ऊपर से नीचे की तरफ कर दोगे ऐसे, तो एक नाले बन जाएंगे ऐसे, तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा बहुत तेज गति से और ज़्यादा कटाव होगा। इसलिए ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर
हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। दूसरा, ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं, सीढ़ियां बनाई जा सकती हैं ऐसे ऐसे करके। अब इससे क्या है, एक बीच में आपको 4-4, 5-5 फीट चौड़ी या 7-7, 8-8 फीट चौड़ी जगह मिल जाएगी सीढ़ीदार खेती करने के लिए, और यही सीढ़ीदार कृषि कटाव को रोकती है। तीसरा, बड़े खेतों को पट्टियों में विभाजित किया जा सकता है। फसलों के बीच घास की पट्टियों को उगने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब जहाँ पे घास उगेगा, पेड़ पौधे उगेंगे, वहाँ तो वैसे ही मृदा का प्रदन कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, कटाव बहुत ही कम हो जाता है। तो फसलों के बीच घास की पट्टियों को उगने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती है। यदि हवाएं भी मिट्टी का कटाव करती है, जैसे बारीक मृदा, यदि आप देखोगे राजस्थान में, वहाँ जो हवाएं चलती है वो ऊपर की उपजाऊ परत को बहाकर इधर से उधर फेंक देती है। इसलिए यदि वहाँ पे घास की पट्टियाँ लगाई जाए, पेड़ पौधों की श्रृंखला बनाई जाए, तो यह जो श्रृंखलाएं होगी, जो घास की पट्टियाँ होगी, ये पवनों द्वारा जो पैदा होता है, पवनों द्वारा जनित का मतलब उसके द्वारा पैदा होने वाला बल है, उसको कमजोर करती है। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाकर भी मृदा अपरदन को रोकना। देखिए, बड़ा बार बार यही क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मृदा अपरदन है, भूमि निम्नीकरण है, जलवायु परिवर्तन है, बदलता हुआ मौसम है, ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा चैलेंज है सोसाइटी के सामने, देश के सामने, पूरे संसार के सामने। और इसके बारे में यदि हमारे विद्यार्थी अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, तो कुछ ना कुछ सुधार की आशा हम जरूर करेंगे उनसे। नेक्स्ट देखिए, भारत में मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, क्या पूछ रहा है आपसे, HDI, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक HDI। HDI में किस प्रकार प्रगति की है भारत के अंदर पूछ रहा है, और 2 उदाहरणों के माध्यम से आपने बताना है। सबसे पहले बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। देखिए, समय के साथ भारत के अंदर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। उसके कारण जो जीवन प्रत्याशा है, जो जीवन की औसत आयु है, उसमें सुधार हुआ है। किसके कारण? बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण। दूसरा, शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के कारण साक्षरता दर में सुधार हुआ है। जैसे जैसे शिक्षा में सुधार हो रहा है, गांव-गांव में, मोहल्ले में स्कूल खुल रहे हैं, छोटे छोटे कस्बों के अंदर भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बन रही है, तो उसके कारण जो शिक्षा सुविधाएं हैं उनके विस्तार के कारण साक्षरता दर में सुधार हुआ है। और साक्षरता दर का सीधा सा संबंध है मानव विकास सूचकांक से। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने गरीब लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की है। भोजन अच्छा मिलेगा तो लोगों की उम्र बढ़ेगी, उनका हेल्थ अच्छा रहेगा, जिसके कारण मानव विकास सूचकांक में इंप्रूवमेंट होगा। बेहतर शिक्षा, वही वो ऊपर वाला मिक्स कर दिया इन्होंने, दूसरे और तीसरे को, ठीक है। बेहतर शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है तो ये मानव विकास सूचकांक का एक काफ़ी अच्छा पहलू है। ये सारी चीज़ें ही, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, शिक्षा सुविधाओं में विस्तार, शिक्षा सुविधाओं का, गरीब लोगों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बेहतर शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी आई, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट हमें भारत में सुधार होते हुए मानव विकास सूचकांक की ओर संकेत करते हैं, मीन्स मानव विकास सूचकांक की प्रगति का संकेत करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आ गया पहले चैप्टर से, इतिहास के पहले अध्याय से इटली का एकीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, इटली और जर्मनी। तो देखिए, इटली का एकीकरण कहता है 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। कितने राज्यों में बटा हुआ था? 7 राज्यों में। और इनमें से केवल एक जो राज्य था उस सार्डिनिया पीडमांट, उसी में शासन था इतालवी राजघराने का। 7 राज्य, एक राज्य सार्डिनिया पीडमांट, और केवल उसी राज्य में इतालवी राजघराने का शासन। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे जो हमारी टेक्स्ट बुक का पहला ही क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का, जुसेप्पे मैत्सिनी। 1830 के दशक में जुसेप्पे मैत्सिनी ने एक एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम तैयार करने की कोशिश की। उसने 2 गुप्त संगठन भी बनाए थे, यंग इटली, यंग यूरोप। किसने? जुसेप्पे मैत्सिनी ने। तो पहला क्या हुआ, इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, एक राज्य था सार्डिनिया पीडमांट,
और सार्डिनिया पीडमंट राज्य में ही इतालवी राजघराने का शासन था, केवल एक राज्य में। फिर क्या बताया, दूसरा आपने पॉइंट याद रखना, जुसेप्पे मैत्सेनी 1830 के दशक में जुसेप्पे मैत्सेनी ने एक एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम तैयार करने की उसने कोशिश की। फिर कहता है 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता का मतलब था कि अब जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमंट के शासक राजा विक्टर इमैनुअल सेकंड पर आ गई थी। वह युद्ध के माध्यम से इतालवी राज्यों को एकीकृत करे। क्या बताया इसने, 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता का मतलब यह था कि अब जिम्मेदारी किस पे आ गई है, सार्डिनिया पीडमंट के शासक विक्टर इमैनुअल सेकंड पर आ गई है। वह युद्ध के माध्यम से इतालवी राज्यों को क्या करें, एकीकृत करें। जो इतालवी राज्य है उनको एकीकृत करें, क्योंकि 7 राज्य थे, 7 राज्य में एक था सार्डिनिया पीडमंट और केवल वहीं इतालवी राजघराने का शासन था और उसका राजा कौन था, विक्टर इमैनुअल सेकंड। अब इसकी जिम्मेवारी थी। इस क्षेत्र के शासक कुलीनों की नज़र में एकीकृत इटली ने उन्हें आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावना उत्पन्न करता था। क्या कहते हैं, इस क्षेत्र के शासक कुलीनों की नज़र में एकीकृत इटली ने उन्हें आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावना उत्पन्न करता था। प्रमुख मंत्री था वहां का कावूर, काउंट कैमिलो दे कावूर, जिसने इटली के क्षेत्रों को एकीकृत करने के आंदोलन का नेतृत्व किया। पहले जुसेप्पे मैत्सेनी भी आ चुका है, अब कावूर आ गया है, विक्टर इमैनुअल सेकंड आ गया है, का नेतृत्व किया। न तो एक क्रांतिकारी था, न ही एक जनतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था, लेकिन फिर भी इटली को एकीकृत देखना चाहता था। देखिए, जो वहां का प्रमुख मंत्री था कावूर, वो ना तो क्रांतिकारी था, न ही एक जनतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, लेकिन फिर भी इटली के एकीकृत करने वाला जो आंदोलन है उसका नेतृत्व वो कर रहा है। कावूर द्वारा फ्रांस के साथ एक चतुर कूटनीतिक संधि के माध्यम से सार्डिनिया पीडमंट ने 1859 में 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हराने में सफलता हासिल की। पहले कावूर ने संधि की किसके साथ, फ्रांस के साथ। किसको हराने के लिए, ऑस्ट्रेलिया की सेना को हराने के लिए। कब हराया, 1859 में। नियमित सैनिकों के अलावा, एक तो सैनिक थे जो भर्ती किए हुए थे, सैनिक थे नियमित, उसके अलावा जुसेप्पे गैरिबोल्डी के नेतृत्व में, अब नया करेक्टर आ गया है, जुसेप्पे गैरिबोल्डी। ऊपर आया है जुसेप्पे मैत्सेनी आया है, काउंट कैमिलो दे कावूर आया है, विक्टर इमैनुअल सेकंड आया है और अब आ गया है जुसेप्पे गैरिबोल्डी। ये सारे ही इटली से जुड़े हुए हैं, इटली के एकीकरण से। के नेतृत्व में एक बड़ी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवक कौन होते हैं, जो अपनी वॉलेंटियर, जो अपनी इच्छा से बिना तनख्वाह के, बिना लालच के देश की सेवा में जाते हैं, उसको बोलते हैं स्वयंसेवक। सशस्त्र स्वयंसेवकों ने युद्ध में शामिल हो गए। तो एक बहुत बड़ी संख्या थी सशस्त्र स्वयंसेवकों की जो युद्ध में शामिल हुए। किसके नेतृत्व में, जुसेप्पे गैरिबोल्डी के नेतृत्व में। 1860 में वे दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के साम्राज्य में प्रवेश कर गए। ये जो वॉलंटियर थे, जो स्वयंसेवक थे, ये 1860 में इटली के, वो दक्षिणी इटली और 2 सिसिली, ये टापू है वहाँ का, 2 सिसिलियों के साम्राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए स्थानीय कृषकों का समर्थन पाने में वो सफल रहे। 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड, जो सार्डिनिया पीडमंट का ही था, विक्टर इमैनुअल सेकंड को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया, क्योंकि पूरी की पूरी कार्रवाई में इसका जो मुख्य कैरेक्टर है, जो स्टेट है, वो है सार्डिनिया पीडमंट। सार्डिनिया पीडमंट। और व्यक्ति कौन कौन आए हैं, कौन कौन आए हैं व्यक्ति आए हैं। सबसे लास्ट में आया है गैरिबोल्डी, उससे पहले कावूर आया है, उससे पहले जुसेप्पे मैत्सेनी आया है। तो ये लोग, और ये राजा के रूप में आए विक्टर इमैनुअल सेकंड। इन सभी के बारे में आपने ध्यान करना है। तो ये था इटली का एकीकरण। आगे कहते हैं यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलन में, यूरोप में जो राष्ट्रवादी आंदोलन चला था उसमें यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव का आपने वर्णन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम का आपने वर्णन करना है। तो सबसे पहले तो आप ये पढ़ेंगे कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम ने पूरे यूरोप में शिक्षित अभिजात वर्ग के बीच राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, जैसे हम जब भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं,
मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, तो उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ा जाता है सबसे पहले 9th में। तो इसी टाइप से जब राष्ट्रवादी भावनाओं की बात हो रही है तो यूरोप के अंदर जो स्वतंत्रता आंदोलन था यूनान का, उसने शिक्षित अभिजात वर्ग के बीच राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया। दूसरा, अब ये बता रहा है उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। 15वीं सदी से यूनान, 15वीं सदी से बात कर रहा है, यूनान ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति ने 1821 में यूनान स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को प्रेरित किया। सीधी सी बात है कि यूनानी स्वतंत्रता का जो संघर्ष है ये कब प्रारंभ हुआ? 1821 में। आपने ध्यान करना, 1821 में, 1821 के अंदर यूनान का स्वतंत्रता आंदोलन स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ। अब और साथ में क्या हुआ, यूनान के राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे अन्य यूनानियों की ओर से समर्थन मिला, जो थे यूनान के लेकिन कहीं और दूसरे देशों में रह रहे थे, निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे वहाँ, तो उनको भी समर्थन मिला। यूनान के राष्ट्रवादियों को उनसे भी समर्थन मिला जो यूनान के निर्वासित लोग थे, जो दूसरे देशों में रह रहे थे। कई पश्चिमी यूरोपीय जिन्हें प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति थी, उन्होंने यूनानी राष्ट्रवादियों का समर्थन किया और क्या कहा उन्हें? यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना, क्रेडल, झूला कहा। भाई यूनान के अंदर ही यूरोप की संस्कृति पली है, बड़ी है, तो इसलिए यूनानी संस्कृति का समर्थन किया और उसका सम्मान किया। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया। ये आगे लाइन, कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना, जिसमें बच्चे को झुलाते हम, पालना बताया और इसके मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष के समर्थन के लिए जनमत जुटाया, जनता का मत जुटाया, जनमत जुटाया, लोगों को संघर्ष के लिए तैयार किया। और अंग्रेजी कवि थे लॉर्ड बायरन, अंग्रेजी कवि थे लॉर्ड बायरन। ये संकेत होता है बस जब एक कवि भी जो कलम का सिपाही होता है, जब वो भी लड़ने के लिए जाए, तो इसका मतलब हर व्यक्ति को उस मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ खड़ा होना था यूनान के अंदर। तो अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने गए। हालांकि वहाँ 1824 में बुखार हो गया उनको और मृत्यु हो गई उनकी। तो ये था यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष संग्राम। इसमें एक बात और छोड़ दी इन्होंने, वो था 1832 में। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत, 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया गया। तो ये जब पॉइंट लिख देंगे आप, तो ये आपका जो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम है तो कंप्लीट हो जाएगा 1821 से लेकर 1832 तक, 1821 से लेकर 1832 तक। आगे कहते हैं जो वाणिज्यिक कृषि है, वाणिज्यिक कृषि, उसकी विशेषताओं की आपने चर्चा करनी है। वाणिज्यिक कृषि में क्या क्या होता है? तो कहता है सबसे पहले तो वाणिज्यिक कृषि किसको बोलेंगे? जहां जो फसल है ना, फसलें वो बाजार में बेचने के लिए उगाई जाती है। भाई इसको बाजार में बेचना अपने को, तो तभी तो वाणिज्यिक कृषि बनेगी वो, जब फसलों को बाजार में बेचने के लिए उगाया जाएगा। उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए आधुनिक निवेश, जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उच्च मात्रा में उपयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया बीज, महंगे बीज, रासायनिक उर्वरक अधिक मात्रा में और साथ में कीटनाशक, इनका उच्च मात्रा में उपयोग किया जाता है। कृषि का वाणिज्यीकरण विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग होता है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, जैसा स्टेट है, जैसी वहाँ की जलवायु है उसके अनुसार है। रोपण कृषि भी, जिसमें बागान लाए जाते हैं, एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती का एक प्रकार है। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि वाणिज्यिक कृषि की विशेषताएं बतानी है, क्या क्या है। सबसे पहले क्या बताया, वाणिज्यिक कृषि किसको बोलेंगे यही पता होना चाहिए। भाई जब फसलें बाजार में बेचने के लिए उगाई जाती हैं और उसमें क्या किया जाता है, उसमें अधिक निवेश किया जाता है। अधिक निवेश के माध्यम से जैसे ऐसे बीज जो ज़्यादा पैदावार देते हैं, रासायनिक उर्वरक है, कीटनाशक है, उनका उच्च मात्रा में उपयोग किया जाता है और ये अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग होता है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती का प्रकार है। इस प्रकार की खेती में क्या किया जाता है, लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण में लंबे चौड़े क्षेत्र के अंदर एकल फसल बोई जाती है, चाहे वो केले के बागान हो, चाय के बागान हो, रबड़ के बागान हो, वो इस टाइप के।
रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है, एक जुड़ाव है। उद्योग और कृषि के बीच अंतरापृष्ठ है रोपण कृषि। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, तो वहां पे अत्यधिक पूंजी चाहिए और अत्यधिक श्रमिक चाहिए। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में होता है, मीन्स टोटली फसल बेचने के लिए ही उगाई जा रही है। इससे जो भी उत्पादन होता है उसको उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। तो ये था वाणिज्यिक कृषि। नेक्स्ट कहता है भारत के 1990 के दशक में अपनाई गई उदारीकरण की नीति ने किस प्रकार वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। क्योंकि वैश्वीकरण की यदि हम बात करें, भारत में उदारीकरण की जो नीति अपनाई गई ये 1990 में अपनाई गई है। उसके बाद ही भारत को विश्व के लिए खोला गया है, विश्व के बाजार के लिए खोला गया है। उदाहरण सहित आपने स्पष्ट करना है। तो उदारीकरण में क्या होता है, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर से जो भी अवरोध होते हैं, बैरियर होते हैं, रुकावटें होती हैं, उनको काफ़ी हद तक हटा दिया जाता है। तो विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर से जो भी अवरोध हैं, बैरियर है, रुकावट है, अड़चने हैं, उनको काफ़ी हद तक हटा दिया जाता है। वस्तुओं को आसानी से आयात और निर्यात किया जा सकता है, यही तो उदारीकरण है। विदेशी कंपनियां यहाँ कारखाने, अपने कार्यालय, ऑफिस स्थापित कर सकती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, उनके लिए पूंजी का निवेश करना आसान है। बढ़ते विदेशी व्यापार के साथ, जो भी बढ़ता हुआ विदेशी व्यापार है, उसके साथ उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होते हैं। क्योंकि जितनी विदेशी कंपनियां, जितना विदेशी माल भारत में आएगा या किसी भी देश में जाएगा, तो वहाँ जो उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा विकल्प सामने होते हैं। दो देशों के उत्पादक अब एक दूसरे के साथ घनिष्ठ प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन हो जाता है। उस देश के जो व्यापारी हैं वो, और जो बाहर से आते हैं बेचने, जिनकी बाहर से आके कंपनी खोल रहे हैं, कारखाने लगा रहे हैं, उनके बीच। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं। बिल्कुल। बढ़ता विदेशी व्यापार और निवेश दोनों देशों के बीच एकीकरण या आपसी संबंध को बढ़ावा देता है, क्योंकि विदेशी लोगों को अपना पैसा निवेश करने के लिए जगह मिल जाती है, और जिस देश में निवेश होता है वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, वस्तुएं मिलती है। उससे उनके बीच एकीकरण और आपसी संबंध को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के मुख्य कार्यों की आपने व्याख्या करनी है। आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य, बस इतना भी ध्यान रख लें आप, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था तो अपनी किताब का ही नाम है, लोकतांत्रिक राजनीति। तो वहाँ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें राजनीतिक दलों के मुख्य कार्यों की आपने चर्चा करनी, व्याख्या करनी। क्या क्या करते हैं राजनीतिक दल, पहला क्या बताएंगे, चुनाव कौन लड़ता है, राजनीतिक दल लड़ते हैं। तो पहले बोलेंगे कि दल चुनाव लड़ते हैं, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। दूसरा, राजनीतिक दल जो विभिन्न नीतियां और कार्यक्रमों को जनता के सम्मुख रखते हैं, और मतदाता उनकी नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसार ही उनका चुनाव करते हैं, उनकी नीतियों को देखते हैं, उनके कार्यक्रमों को देखते हैं, जो वो प्रॉमिस करते हैं। तो नीतियां और कार्यक्रमों को जनता के सम्मुख लेकर जाते हैं राजनीतिक दल। पहला चुनाव लड़ना, दूसरा नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के सम्मुख रखना। तीसरा, राजनीतिक दल एक देश के लिए कानून बनाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वही चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, और फिर जो कानून बनते हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल जनमत का आकार देती है, जो जनता का मत है उसको आकार देती है। देखा होगा आपने से भारत में बीजेपी, कांग्रेस, वो अपनी अपनी नीतियां लेके आती है, लोग उनके पक्ष और विपक्ष में वोटिंग करते हैं। जिसकी नीतियां पसंद आती है उसको सरकार बनाने का मौका देती है जनता, तो हो गया जनमत को आकार देती है। जो राजनीतिक दल है वो सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंच बनाते हैं उसकी। तो यह राजनीतिक दलों के कार्य, राजनीतिक दलों के कार्य चुनाव लड़ना, नीति और कार्यक्रमों को जनता के समक्ष लेके जाना, कानून बनाने में निर्णायक भूमिका, जनमत को आकार देना, सरकारी मशीनरी है, सरकार द्वारा जो भी योजनाएं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कल्याण के लिए, उनको लोगों तक लेके जाना। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में तृतीयक क्षेत्र के विस्तार। जो तृतीयक क्षेत्र है, टर्सरी जो क्षेत्र है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के विस्तार के माध्यम से रोजगार सृजन की संभावनाओं का आकलन करना अपने ग्रामीण क्षेत्रों में। सबसे पहले कहता है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों का क्रमिक विकास सेवाओं के
तृतीयक क्षेत्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। क्या बताया है कि जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों का जो क्रमिक विकास है वो सेवाओं के जो तृतीयक क्षेत्र विकास है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। दूसरा, कृषि और उद्योगों का विकास में किसका योगदान होता है? परिवहन का, व्यापार का, भंडारण का आदि जैसी महत्वपूर्ण जो तृतीयक क्षेत्र की सेवाएं हैं उनके विकास को बढ़ावा देता है। कृषि और उद्योगों का विकास परिवहन को, भंडारण को, व्यापार को, इनको बढ़ावा देता है। जैसे जैसे आय स्तर बढ़ता है, लोगों के कुछ वर्ग, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो लोगों के कुछ वर्ग कई अधिक सेवाएं जैसे बाहर खाना खाना, पर्यटन, खरीदारी, निजी अस्पताल, निजी स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की मांग करने लगते हैं। किसी भी देश को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए वहाँ के जो हॉस्पिटल है, शैक्षणिक संस्थान है, डाक तार सेवाएं हैं, पुलिस थाने हैं, न्यायालय है, गाँव के प्रशासनिक कार्यालय है, नगर निगम है, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी आदि जैसी कई सेवाओं की आवश्यकता होती है और इन सेवाओं के विस्तार के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है। और ये सारी सेवाएं किस में आती है? टर्सरी में आती है, तृतीयक क्षेत्र में आती है। कहता है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कई नई सेवाएं महत्वपूर्ण हो गई है जो इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देती है। यही क्वेश्चन घूम घूम के आते हैं कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कारण जीवन में परिवर्तन के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, तृतीयक क्षेत्र के विकास के बारे में पूछा जा सकता है, तृतीयक क्षेत्र से जो रोजगार पैदा होते हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो यही 4-5 पॉइंट आपने इधर से उधर करके लिखने होते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, ये अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर आ गए हमारे, हिस्ट्री से है। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कहता है असहयोग आंदोलन का ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार विस्तार हुआ? उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। असहयोग आंदोलन ने किसानों और आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। किसानों के जो आंदोलन थे और आदिवासियों के जो आंदोलन थे वो भी असहयोग आंदोलन में समा गए थे, जुड़ गए थे। अवध में, जो उत्तर प्रदेश के अंदर अवध है, वहाँ के किसानों का नेतृत्व कर रहे थे बाबा रामचंद्र। और यहाँ आंदोलन किसके खिलाफ था? तालुकदारों, तालुका क्या होती है? जैसे कोई आजकल तहसील होती है उसको पहले तालुका बोलते थे। आज तहसीलदार होता है, पहले तालुकदार होते थे या बड़े जमींदार होते थे। तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था जो किसानों से अत्यधिक राजस्व की मांग करते थे। कई स्थानों पर पंचायतों द्वारा नाई धोबी बंद, नाई धोबी बंद का पहले मतलब जो नाई और धोबी की जो सेवाएं होती थी वो जमींदारों को नहीं मिलेगी का आयोजन किया गया ताकि जमींदारों को नाइयों और धोबियों की सेवाओं से वंचित किया जा सके। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा करना शुरू किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैप में पूछा जा सकता है कई बार। 1920 जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ का दौरा किया? तो आप लिखेंगे अवध, अवध के गांव का दौरा किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, कुछ अन्य लोगों की अध्यक्षता में अवध किसान सभा की स्थापना की गई। अवध किसान सभा की स्थापना किनकी अध्यक्षता में की गई? जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, कुछ अन्य लोग भी रहे होंगे, लेकिन इन दो का नाम यहाँ मुख्य आया हुआ है। कब की बात है? अक्टूबर 1920 की। और 1 महीने के भीतर क्षेत्र के आसपास के गांव, मीन्स अवध के आसपास के गांव में 300 से अधिक शाखाएं स्थापित हो गई अवध किसान सभा की। अवध किसान सभा की 1920 में किसके नेतृत्व में? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र। किसान आंदोलन ऐसे रूपों में विकसित हुआ जिससे कांग्रेस नेतृत्व नाखुश था, क्योंकि कांग्रेस के अंदर तब तक बड़े बड़े जमींदारों का दबदबा था और उन जमींदारों को कांग्रेस नाराज नहीं करनी चाहती थी। और आंदोलन में क्या हो रहा था? किसान जमींदारों के खिलाफ थे। 1921 में जैसे जैसे आंदोलन फैला, तालुकदारों और व्यापारियों के घरों पर हमले होने शुरू हो गए, बाजारों को लूटा गया, अनाज के भंडारों पर कब्जा कर लिया गया। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक में आरंभ एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन, उग्र गुरिल्ला आंदोलन होता है जहां एकदम अचानक हमला किया जाता है, फिर बाद में छुप जाते हैं वो लोग, तो कहते हैं उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला। यहाँ औपनिवेशिक सरकार ने बड़े वन क्षेत्रों को बंद कर दिया, जिससे लोगों को अपने मवेशियों को चुराने या ईंधन या फल इकट्ठा करने के लिए जंगलों में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। इससे पहाड़ी लोग क्रोधित हो गए, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार को क्या चाहिए था?
बढ़िया जंगल, बढ़िया लकड़ी चाहिए थी। और बढ़िया लकड़ी के लिए उन्होंने क्या किया, जो बड़े बड़े वन क्षेत्र थे जहाँ बढ़िया किस्म की लकड़ी थी, वहाँ वो लोग ना तो अपने मवेशियों चरा जानवरों को चरा सकते थे, ना ईंधन के लिए लकड़ी इकट्ठी कर सकते थे, ना फल इकट्ठा कर सकते थे। अब जंगलों के ऊपर तो उन्हीं लोगों का अधिकार था जो लोग वहाँ रहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इनको रोक दिया। इससे जो पहाड़ी लोग थे, जो जंगलों में रहने वाले लोग थे, वो क्रोधित हो गए। अल्लूरी सीताराम राजू जो ऊपर आया है आंध्र प्रदेश में गुडेम पहाड़ियों में, राजू ने उनके संघर्ष का नेतृत्व किया, लोगों को खादी पहनने के लिए राजी किया, लेकिन वह बल प्रयोग में विश्वास करते थे। उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें मार दिया गया। अब असम में क्या हुआ, असम के बगान मजदूरों के लिए स्वराज का अर्थ जो असहयोग आंदोलन चला हुआ था, उसमें स्वराज का अर्थ सीमित स्थानों से बाहर निकलने की स्वतंत्रता थी। देखिए, जब असहयोग आंदोलन चला हुआ था, अलग अलग लोगों के लिए उसके अलग अलग मायने थे। किसान सोच रहे थे उनको बड़े बड़े जमींदारों से, उनके लगान से मुक्ति मिल जाएगी। असम के जो बगान मजदूर हैं वो सोच रहे थे कि उनको जो सीमित स्थान है उससे बाहर निकलने की आज़ादी होगी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो वो बगान छोड़कर घर की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते में क्या हो गया, रेलवे और स्टीमर की हड़ताल हो गई, वो फंस गए वहीं पर। उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें दंडित किया गया।